हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस्केमिक स्ट्रोक यानी क्लॉटिंग की वजह से होने वाले लकवे और हेमोरेजिक स्ट्रोक यानी ब्लीडिंग की वजह से होने वाले लकवों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन अक्सर लोगों को इनका डिफरेंस पता नहीं होता है। आज हम इनके सारे डिफरेंसेस पे बात करेंगे, इनके कारणों पर, इनके प्रेजेंटिंग फीचर्स पर, इनके लिए क्या टेस्ट होते हैं, क्या ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी होती है, क्या इनके आउटकम्स होते हैं। ये सारे ही एस्पेक्ट्स पर आज हम डिस्कशन करेंगे ताकि एक पूरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए और आपको बीमारी के बारे में बेसिक्स पता चल पाए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें, पूरा देखें। ये टॉपिक का हर एक एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है और हर एक की रेलेवेंट वैल्यूज़ है, इसलिए इसे एंड तक देखिएगा, बीच बीच में मत देखिएगा। एंड में टॉपिक को समराइज भी करेंगे और एक सेपरेट वीडियो में हम इनके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या फीचर्स होते हैं उनको भी कंपेयर करेंगे। आज के टॉपिक में फर्स्ट पॉइंट है इनके कारण। इस्केमिक स्ट्रोक यूजली ब्रेन में किसी नली के क्लॉटिंग की वजह से होता है या नली में खून का थक्का जम जाए तो होता है। ये इसका होने का कारण या तो ये हो सकता है कि ब्रेन की कोई नली में चोक हो जाए या कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज डेवलप हो जाए या कोई क्लॉट हार्ट में से या किसी नली में निकल के ब्रेन में चला जाए। हेमोरेजिक स्ट्रोक यूजली ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग की वजह से होता है, जिसमें ब्रेन में या तो कोई नली फट जाने की वजह से, कोई एन्यूरिज्म के फट जाने की वजह से या कोई कारण से चोट लग जाने की वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है और लकवा आ सकता है। इनके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो ये समझने का ज़रूरत है कि इस्केमिक स्ट्रोक में फीचर्स जो है थोड़े स्लोली डेवलपिंग होते हैं और उतने ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते। यूजली बात करने में तकलीफ होती है, एक शरीर का कोई हिस्सा काम करने में या उठाने में मुश्किल होती है, सुन पड़ जाता है, बोलने में दिक्कत आती है, आंखों में दिक्कत आती है, सडन सीवियर हेडेक होता है। ये ज़्यादातर इसके फीचर्स होते हैं। ये धीरे धीरे बढ़ने वाला लकवा होता है। कंपैरेटिवली ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक बहुत जल्दी बढ़ता है। इसमें सीवियर हेडेक होगा, पेशेंट को वॉमिटिंग होगी, पेशेंट को पैरालिसिस के सिम्टम्स होंगे और पेशेंट बहुत जल्दी कोमा वगैरह में जा सकता है। ये स्ट्रोक बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है और ब्रेन में जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है उसके ज़्यादातर इसके फीचर्स देखने को मिलते हैं। हेमोरेजिक स्ट्रोक बहुत रैपिडली प्रोग्रेसिंग स्ट्रोक होता है कंपैरेटिवली, और ज़्यादातर इसमें डिप्टोरिएशन जो है बहुत ज़्यादा जल्दी और रैपिडली होता है। इसके अलावा इसकी इमेजिंग मोडालिटीज़ में क्या डिफरेंस है? इस्केमिक और हेमोरेजिक स्ट्रोक दोनों में ही सबसे पहले सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन को ज़्यादातर पहले 24 घंटे में इसलिए प्रीफर किया जाता है। हालांकि रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो सीटी स्कैन उतना अच्छा नहीं है जितना एमआरआई होता है, लेकिन पहले 24 घंटे में चेंजेस को पिकअप करना और कलर डिफ्रेंशिएशन कर पाना सीटी में ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू एमआरआई। एमआरआई में पहले 24 घंटे में ब्लीडिंग और क्लॉटिंग वाले स्ट्रोक्स में पिकअप हो पाना कई बार बड़ा मुश्किल होता है। ब्लीडिंग तो वैसे दोनों में फिर भी ठीक ठाक दिख जाती है, लेकिन जो इस्केमिक स्ट्रोक होते हैं वो चेंजेस यूजली 24 घंटे से ज़्यादा लग जाता है एमआरआई में ठीक ठाक अपीयर होने में। 24 घंटे के बाद अगर आप कर रहे हैं तो एमआरआई की वैल्यू ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। लेकिन पहले 24 घंटे के अंदर यदि आप दोनों में कोई डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हो तो सीटी स्कैन फर्स्ट टेस्ट होता है। आप बाद में भले उसके रिपीट के लिए एमआरआई वापस करवा सकते हो यदि सीटी में क्लियर पता नहीं चल पाया है तो, लेकिन पहले 24 घंटे में सीटी की क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसलिए नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन किया जाता है, यानी विदाउट कॉन्ट्रास्ट सीटी किया जाता है। बाद में ज़रूरत पड़ती है तो एमआरआई करते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस दोनों में यह है ट्रीटमेंट अप्रोच में। यदि किसी को क्लॉटिंग वाला लकवा है तो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी में आप उसको खून पतला करने की दवाइयाँ देंगे, इंजेक्शन देंगे, क्लॉट डिजॉल्विंग इंजेक्शन देंगे। अगर ब्रेन में कोई क्लॉट है उसको एक्सट्रैक्ट करने की या कैथेटर द्वारा निकालने की कोशिश करेंगे। और हार्ट से अगर कोई रिदम प्रॉब्लम की वजह से या कोई अंदर से कोई नली की प्रॉब्लम से अगर क्लॉट ब्रेन में जा रहा है तो उसे रोकने का प्रयास करेंगे। जबकि हेमोरेजिक स्ट्रोक में आपका मेन प्रेशर होगा ब्लीडिंग को रोकना। खून पतला करने की दवाई आप बिल्कुल नहीं दे सकते। ब्रेन के प्रेशर को कम करना पड़ेगा, ब्रेन में हर्निएशन वगैरह ना हो जाए उसको कम करना पड़ेगा, और ऑपरेशन करके उसमें अगर एक्स्ट्रा ब्लड है तो निकाल सकते हैं। क्लॉटिंग वाले स्ट्रोक में आप कैथेटर डाल के क्लॉट को निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप ब्लड को निकाल सकते हैं, पर ये दोनों अप्रोचेज अलग हैं। कैथेटर वाला अप्रोच इसमें नहीं होता हेमोरेजिक स्ट्रोक में। कैथेटर वाला अप्रोच खाली क्लॉटिंग वाले स्ट्रोक में होता है। हेमोरेजिक स्ट्रोक में ब्रेन को खोल के बर्न होल से जो ब्लड भर गया उसको निकाला जा सकता है, वो तब जब ब्रेन में प्रेशर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ब्रेन हर्निएट होने वाला है, यानी अपनी जगह से बाहर की तरफ बर्स्ट करने वाला है। अगर वैसी हालत में पहुंच जाए तो आप उसको सीटी स्कैन में जब ये कंफर्म हो जाए तो आप उसको फिर ऑपरेशन करके वो ब्लड को निकालने का प्रयास करते हैं। यूजली अब बात करेंगे प्रोग्नोसिस के बारे में। यूजली अगर किसी को इस्केमिक स्ट्रोक है तो उसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस अच्छे हैं। कुछ डिसेबिलिटी रह जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म लोगों के बचने के चांसेस और इम्प्रूव होने के चांसेस अच्छे रहते हैं। इसमें मृत्यु दर कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है। हेमोरेजिक स्ट्रोक में मृत्यु दर कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होता है।
हेमोरेजिक स्ट्रोक में ज़्यादातर जो भी मृत्यु होती है पहले कुछ दिनों के अंदर होती है, उसके बाद में फिर वो ठीक हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मृत्यु दर जो होता है पहले कुछ ही दिनों में ज़्यादा देखने को मिलता है। रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करें तो इस्केमिक स्ट्रोक के लिए रिस्क फैक्टर में बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ओबेसिटी, एट्रियल फिब्रिलेशन या कोई नलियों में क्लॉट्स या कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो ये उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं, या कोई वाल्व का प्रॉब्लम हो तो ये उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जबकि हेमोरेजिक स्ट्रोक में हाई ब्लड प्रेशर, सेरेब्रल एन्यूरिज्म और आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशंस अगर ब्रेन में है तो ये उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ऑनसेट और प्रोग्रेशन की बात करें तो इस्केमिक स्ट्रोक थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ता है, 12 से 24 घंटे में ज़्यादातर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और इसका डिटोरेशन भी बहुत जल्दी नहीं होता। जबकि हेमोरेजिक स्ट्रोक बहुत जल्दी बढ़ता है, बहुत जल्दी बिगड़ता है और उसका डिटोरेशन भी बहुत जल्दी होता है, 24 से 48 घंटे में पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो हेमोरेजिक स्ट्रोक बहुत जल्दी बढ़ना और बहुत जल्दी बिगड़ने वाला स्ट्रोक है। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंस है? ज़्यादातर फिजिकल एग्जामिनेशन में इस्केमिक स्ट्रोक में आपको एक साइड का पैरालिसिस मिलेगा, बोलने में दिक्कत मिलेगी, मसल्स में डेविएशन मिलेगा, चेहरे में डेविएशन मिलेगा, हाथ पाँव हिलाने में तकलीफ मिलेगी, हाथ पाँव में सुनपना या पावर का कमी मिलेगी। जबकि हेमोरेजिक स्ट्रोक में ज़्यादातर रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर के साइन मिलेंगे, यानी आंखों के अंदर जो पैपिलिडिमा अगर फंडस में देखते हैं यानी आंखों के अंदर सूजन देखते हैं वो दिखेगा, मेंटल स्टेटस चेंज मिलेगा, फोकल डेफिसिट या लकवे के साइंस भी मिल सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली प्रेशर के साइंस ज़्यादा मिलेंगे। अब लास्ट में बात करेंगे इसके लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी में इस्केमिक स्ट्रोक में आप खून को पतला करने की दवा देते रहेंगे, डाइट में, एक्सरसाइज में और बाकी चीज़ों में चेंज करेंगे, और अगर हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कोई क्लॉट ब्रेन में गया तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, कोई वाल्व या एट्रियल फिब्रिलेशन का प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। जबकि हेमोरेजिक स्ट्रोक में आपका मेन फोकस खाली हाइपरटेंशन पे रहेगा। यदि ब्रेन में कोई ऐसा एन्यूरिज्म है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई है या कोई आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई है तो उसका कॉइल या कैथेटर डिवाइस ऑक्लूजन वगैरह कर सकते हैं, पर ज़्यादातर इसमें फोकस मेनली आपका डाइट से ज़्यादा सिर्फ ब्लड प्रेशर पे होगा। जबकि इस्केमिक स्ट्रोक में डाइट के हर एस्पेक्ट, चाहे वो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स है, सब पर आपका फोकस रहेगा। आज के टॉपिक में हमने बात करी इस्केमिक और हेमोरेजिक स्ट्रोक के बारे में, ओवरऑल डिस्कशन किया कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। एक अलग वीडियो में हम इनके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और एक अलग वीडियो में इनके मैनेजमेंट पर बात करेंगे ताकि आपको ये स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स पर हम डिटेल डिस्कशन कर पाएँ। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा करें।